नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम फ्यूचर एकेडमी के इस नए यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। इस वीडियो में अपन दिल्ली सल्तनत के जो इल्तुतमिश शासक है गुलाम वंश का, उसके बारे में समझते हैं। इससे जस्ट पहली वाली वीडियो में हमने आपको कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ा दिया था। तो दिल्ली सल्तनत का अपन इल्तुतमिश के बारे में आज समझते हैं। देख ध्यान से, पहला शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 में, और इसकी मृत्यु लाहौर में हुई थी चौहान खेलते हुए, पढ़ा दिया था इससे जस्ट पहली वाली वीडियो। उसके बाद कुछ समय के लिए आराम शाह शासक बनता है। तो ये सिर्फ 1210 से 1211 तक बनता है, 1 साल के लिए या 5-6 महीने ही रहता है, इससे ज़्यादा ये नहीं रहता। तो आप बोल सकते हैं कि जो इल्तुतमिश था, पूरा नाम इसका क्या था, शमसुद्दीन इल्तुतमिश। ये आराम शाह को मारकर शासक बना। ठीक है, तो इल्तुतमिश अगला शासक रहेगा 1210 से 1236 तक ये शासक रहेगा। तो आपसे पूछ सकते हैं कि इल्तुतमिश किसके बाद शासक बना, तो आराम शाह को मारकर शासक बना, या फिर ऑप्शन में अगर ये रहेगा कि किसके बाद आया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश शासक बना गुलाम वंश का। तो गुलाम वंश का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद अगला आराम शाह, उसके बाद इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के अब देख लेते हैं। तो इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है। गुलामों का गुलाम क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखिए ध्यान से, ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो किसका गुलाम था, मोहम्मद गोरी का गुलाम था। और कुतुबुद्दीन ऐबक का खुद का गुलाम था जिसका नाम था इल्तुतमिश। तो देख रहे हैं आप, तो इसलिए इसको गुलामों गुलाम, क्योंकि मोहम्मद गोरी गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश, इसलिए इसे गुलामों का गुलाम बोलते हैं। तो इस पूरे वंश का नाम ही रख दिया गुलाम वंश, क्योंकि इसमें एक के बाद एक गुलाम आएंगे। ठीक है, तो इससे गुलामों ने चलाया, इसलिए इसका नाम रख दिया गुलाम वंश। तो अब समझ में आ गया इसको गुलाम वंश क्यों बोलते हैं। तो देखिए, पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर आराम शाह, फिर आपका इल्तुतमिश। तो पूरा नाम था इसका शमसुद्दीन इल्तुतमिश 1210 से 1236 तक। इसे गुलामों गुलाम कहा जाता है। और ये पहला सुल्तान था ये पहला शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण करी। पूछेंगे इसने सुल्तान की उपाधि किससे ली, तो बगदाद। ठीक है, बगदाद मतलब सऊदी अरब, वहाँ पर एक खलीफा पोस्ट होती थी, तो बगदाद के खलीफा से इसने क्या ली, सुल्तान की उपाधि धारण करी। चलो अब अगला देखते हैं। तो ये प्रथम सुल्तान था जिसने बगदाद खलीफा सुल्तान की उपाधि धारण करी। 1211 में आराम शाह को मारकर क्या बनता है, ये शासक बनता है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक। इसे वास्तविक संस्थापक क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसने अपनी कैपिटल लाहौर से कहाँ शिफ्ट कर ली, दिल्ली कर ली। इससे पहले अपने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ा था। उसने क्या किया था, तो उसने अपनी जो कैपिटल थी वो लाहौर में शिफ्ट करी थी पाकिस्तान की, लेकिन ये अपनी कैपिटल दिल्ली ले आया, इसलिए इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत इल्तुतमिश, शमसुद्दीन इल्तुतमिश। चलिए ये समझ में आ गया। अगला देते हैं इसकी मृत्यु। तो इसकी मृत्यु होती है 1236 में। कब होती है, 1236 में इसकी मृत्यु हो जाती है। और कुतुबुद्दीन ऐबक की 1210 में। कैसे होती है, चौगान खेलते हुए, पोलो खेलते हुए, घोड़े ने खून दिया था, पढ़ाई था आपको। उसके बाद देखो युद्ध। तो इसका फेमस युद्ध होता है 1215 में। कब होता है, 1215 में इसका फेमस युद्ध होता है, और इसका नाम रखा जाता है तराइन का तीसरा युद्ध। ठीक है, थर्ड बैटल ऑफ तराइन, तराइन का तीसरा युद्ध। ठीक है, देखो इससे पहले, देखो ध्यान से समझो, इससे पहले तराइन के 2 युद्ध पड़ चुके। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में। तराइन कहाँ पर है, हरियाणा में। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में किसके बीच में हुआ था, तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। इसमें कौन जीता था, पृथ्वीराज चौहान जीत गए। 1192 में दोबारा हुआ था तराइन का दूसरा युद्ध। इसमें कौन जीता था, इसमें मोहम्मद गोरी जीत जाता और पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। क्यों हार जाते हैं, क्योंकि उनका दोस्त जो रहता है वो धोखा दे देता है। चलो अब अगला देखते हैं, तराइन का तीसरा युद्ध। ये 1215 में होता है, इसे कहा जाता है तराइन का तीसरा युद्ध। ये किसके बीच में होता है, तो ये होता है यालदोज। ठीक है, यालदोज वर्सेस इल्तुतमिश, यालदोज और इल्तुतमिश। अब ये आपको लगेगा ये यालदोज कहाँ से आ गया है, तो ये याद करो। ठीक है, याद करो, हमने आपको मोहम्मद गोरी के 4 गुलाम पढ़ाए थे। एक का नाम था यालदोज, एक का नाम था कुबाचा, एक का नाम था बख्तियार खिलजी, और एक का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को मिला था लाहौर और दिल्ली, तो इसने शासन किया। ठीक है, ये चला गया। इसके बाद कौन बनेगा, इल्तुतमिश। ठीक है, इसके बाद यालदोज पढ़ाया था। यालदोज को क्या मिला था, गजनी। क्या मिला था, गजनी साम्राज्य। गजनी कहाँ पर, अफगानिस्तान में। ठीक है, तो यालदोज को मिला था गजनी। ठीक है, बख्तियार खिलजी को क्या मिला था, बंगाल बिहार। तो वो बंगाल बिहार तो यहाँ रहेगा। ठीक है, अगर आप मैप से समझ सकते हैं तो बंगाल बिहार इधर है। इसके बाद जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो तो दिल्ली में रहा। ठीक है, उसका ये शासन रहा। ठीक है, उसके बाद यालदोज को क्या मिला था, यादव को मिला था गजनी। अब उसने सोचा कि गजनी से यानी अफगानिस्तान से क्यों ना हम दिल्ली को जीता जाए, तो इसने गजनी से कहाँ हमला कर दिया, अफगानिस्तान से भारत पर हमला कर दिया, दिल्ली पर। ठीक है, तो उस समय दिल्ली का शासन कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक चला गया होता, तो इल्तुतमिश बचा था। तो इसका इल्तुतमिश से युद्ध होता है कहाँ पर, हरियाणा के तराइन के मैदान में। तो युद्ध होता है 1215 में, तराइन के युद्ध होता है। तो ये तीसरे नंबर का था, क्योंकि इससे पहले 2 हो चुके थे, जैसे बोलते तराइन का तीसरा युद्ध। और यालदोज और इल्तुतमिश, यालदोज कहाँ का शासक था, तो गजनी साम्राज्य का। इसने सोचा क्यों ना हम इसको दोबारा जीत लें।
तो इसलिए इसका युद्ध होता है, जिसे तराइन का तीसरा युद्ध कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और चंदावर का युद्ध कब हुआ था? 1194। किसके बीच में होता है? मोहम्मद गोरी और वो आपके जयचंद के बीच में, जिसमें जयचंद की मृत्यु हो जाती। अब आक्रमण, इतना समझ आ गया। अब देखते हैं आक्रमण। तो इल्तुतमिश के समय एक फेमस आक्रमण होता है, ठीक है, जलालुद्दीन फिरोज, देखो इसका आक्रमण होता है मंगोल वंश के चंगेज खां का आक्रमण होता है। किसके समय? इसके समय। तो हम इसको थोड़ा मिटा देते हैं, ये लिख लेना आप, या हम ऐसे ही लिख देते हैं। देखो आक्रमण किसका होता है? तो इस समय आक्रमण होता है मंगोल वंश के शासक, ठीक है, मंगोल वंश का शासक कौन था? चंगेज खां। तो मंगोल वंश का शासक कौन था? चंगेज खां। इसका आक्रमण कहाँ हो पाया? दिल्ली पर होता है। तो पूछेंगे इल्तुतमिश के समय किस मंगोल शासक का आक्रमण भारत में हुआ था? किसका आक्रमण हुआ था? तो मंगोल का। मंगोल कहाँ का था? तो ये चाइना का, चीन का। देखिए ये है चाइना का इधर वाला इलाका, ठीक है, पश्चिमी इलाका। ये पूर्वी कहलाएगा, ये पश्चिमी। तो अभी ये पश्चिमी इलाके में देखिए, यहाँ पर थे मंगोल, ठीक है, जो पश्चिमी इलाका यहाँ का था मंगोल, ठीक है। तो ये जो मंगोल था, यहाँ का एक चंगेज खां शासक था। ये देखिए चंगेज खां बहुत ही खतरनाक शासक था, ठीक है। इसको ये पता, ये इंसानों का खून पीता था, मांस खाता था और कुछ नहीं खाता था, सिर्फ मांस खाता। चंगेज खां इतना खतरनाक था, ये खून पीता था, ठीक है। और इसने अपनी सेना को आदेश दिया था कि जिसकी तलवार में जितनी मुंडी, ठीक है, हम उसको उतना ज़्यादा इनाम मिलेंगे। तो ये लोग क्या करते थे कि जो सेना थी वो जो भी मिलता है ना उसको काट देते, तो उसकी मुंडी तलवार में लगा लेते थे। इवन ये महिलाओं तक नहीं छोड़ते, महिलाओं की मुंडी काट के उनके जो सिर होते थे वो तलवार में लगा लेते थे और दिखाएंगे हमारे पास इतनी मुंडी, तो उतना इनाम मिलता था इसको। इतना खतरनाक था। तो चंगेज खां कहाँ का था? तो मंगोल का था। पूछेंगे कहाँ का था? मंगोल कहाँ था? पश्चिमी चाइना के यहाँ पर एक जनजाति थी, वहाँ का था चंगेज खां। इसने भारत पर क्यों आक्रमण किया? तो देखो इसमें एक बार एक धमकी मिली थी इसको, चंगेज खां को, जियाउद्दीन मांगबरनी से। ये वहीं का जो गजनी के आसपास का इलाका, वहाँ का आसपास का था, ये शासक था। तो इसने किसने को धमकी दे दी? जियाउद्दीन मांगबरनी ने किसको धमकी दे दी? जो चंगेज खां को धमकी दे दी। जब चंगेज खां को धमकी दी, ठीक है, तो चंगेज खां किसके पीछे पड़ गया? जियाउद्दीन मांगबरनी के पीछे पड़ गया। तो जियाउद्दीन मांगबरनी भागकर कहाँ आ गया? दिल्ली आ गया। और उस समय दिल्ली में शासक कौन था? इल्तुतमिश। तो जैसे ये दिल्ली आया, ठीक है, तो दिल्ली में इसने बोला कि महाराज हमारी रक्षा करो। जियाउद्दीन मांगबरनी ने किससे कहा? इल्तुतमिश से, महाराज हमारी रक्षा करो, हमारे पीछे कौन पड़ा है? वो पड़ा है मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां। तो ये समझ गया कि चंगेज खां से जीतना तो मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो इसने सोचा कि अगर मान के चलिए हमने इसको शरण दे दी, किसको शरण दे दी? जियाउद्दीन मांगबरनी को शरण दे दी, तो चंगेज खां दिल्ली पर आक्रमण कर देगा। और अगर इसने दिल्ली पर आक्रमण किया तो समझ लो हम बचने वाले नहीं हैं। उसने तुरंत उसको भगा दिया, बोले भाग यहाँ से, हम तेरे को वो नहीं देंगे शरण। अब आप बताइए, तो जैसे ही इसने मना किया ये भाग गया और चंगेज खां को इसने आक्रमण को टाल दिया। चंगेज खां आ चुका था, भारत की सीमा तक आ गया था। अगर यहीं पर कोई भारत का शासक होता, ठीक है, भारतीय शासक होता, हिंदू शासक होता, तो पक्का शरण दे देता। क्योंकि भारत में क्या, वसुदेव कुटुंबकम, जो भी बाहर से आया हम उसको शरण देंगे, हम मर जाएंगे लेकिन उसको शरण देंगे। लेकिन ये कौन था? इल्तुतमिश। इसने साफ मना कर दिया, नहीं भैया तेरे को शरण नहीं देंगे। तो अच्छा किया कि नहीं बताओ? बिल्कुल अच्छा किया। अगर मान चलो ये आक्रमण कर देता तो क्या होता? जैसे ये आक्रमण कर देता भारत पर, तो अपन को एक नया वंश पढ़ना पड़ता, मंगोल वंश। उनके खानदान के बारे में पढ़ना पड़ता, क्योंकि वो जीत लेता दिल्ली को। और यहाँ पर अब गुलाम वंश तो छोड़ो, किसके वंश के बारे में पढ़ना पड़ता? मंगोल डायनेस्टी के बारे में अलग से पढ़ना पड़ता। तो पूछेंगे आपसे, जब मंगोल आक्रमण यानी चंगेज खान ने जब भारत पर आक्रमण किया तो उस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो इल्तुतमिश था। तो इसने किसके आक्रमण को रोका? इल्तुतमिश ने किसके आक्रमण को रोका? तो इल्तुतमिश ने चंगेज खान के आक्रमण को रोका। चंगेज खान किसका पीछा कर रहा था? जियाउद्दीन मांगबरनी का पीछा कर रहा था। तो देखो क्या क्या देख लिया अपन ने, समझ में आ गया होगा आपको। सबसे पहले इल्तुतमिश 1210 से 1236 तक शासक बना। इसे गुलामों का गुलाम बोलते हैं। इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसने अपना लाहौर से दिल्ली क्या लिया? कैपिटल लिया है। ये इलबरी तुर्क था, इलबरी शाखा का, ठीक है, वो तुर्क था। इसे दिल्ली सल्तनत, इसने कैपिटल लाहौर से दिल्ली लिया है। मृत्यु 1236 में होती है। युद्ध कौन सा हुआ? 1215 में याल्दोज और किसके बीच में युद्ध होता है? ठीक है, इल्तुतमिश के बीच में। इसे कहा जाता है तराइन का तीसरा युद्ध। आक्रमण किसका हुआ? तो आक्रमण होता है चंगेज खां के, मंगोल वंश का शासक चंगेज खां का आक्रमण होता है। लेकिन ये हो नहीं पाता, रोक देता। अब देखते हैं इसके द्वारा किए गए प्रमुख कार्य। किसके द्वारा किए गए प्रमुख कार्य? तो कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश के द्वारा किए गए प्रमुख कार्य को देखते हैं, कौन कौन से इसने काम किए। पहला देखते हैं, पहला इसने कुतुब मीनार, हमने इससे पहले जस्ट वीडियो बना पाया था। इसने कुतुब मीनार की दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल का निर्माण करवाया। तो पूछेंगे कुतुब मीनार की दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल किसने बनवाई? तो आपके इल्तुतमिश ने बनवाई। पहली मंजिल किसने बनवाई? तो नींव किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और दूसरी, तीसरी, चौथी मंजिल किसने बनवाई? तो इल्तुतमिश ने। इसके अलावा पांचवी मंजिल किसने बनाई? फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई। अगला देखिए,
इसने एकता प्रणाली शुरू करी। उत्तर भारत में एकता प्रणाली शुरू किसने करी? तो इल्तुतमिश ने। एकता प्रणाली हमने आपको पहले बताया था, इससे जस्ट कुछ पहली वाली वीडियो में क्या बताया था। एकता प्रणाली मतलब क्या होता है? भूमि के बदले पैसे के बदले, सैलरी के बदले भूमि दान देना एकता प्रणाली कहलाती है। अगला समझते हैं, तुर्कान ए चहलगामी। तो देखो शासन करने में इनको दिक्कत होती थी, तो इसने जो तुर्क लोग थे, ये तुर्क ही थे, इलबरी तुर्क था ये, तो तुर्क जो सरदार थे वहाँ से ये 40 तुर्क सरदारों को लेके आया। तो जिसने 40 तुर्क सरदारों का एक संगठन बनाया, एक समूह बनाया, जिसे क्या कहा गया? तुर्कान ए चहलगामी। तो ये क्या थे? तो 40 तुर्क सरदार थे। इसमें कितने थे? 40 तुर्क सरदारों का एक ग्रुप था, एक संगठन था, जो समय समय पर इल्तुतमिश को सहायता करते थे, सुल्तान को सहायता देते थे, उनकी बात बोलते थे, कुछ उनको सलाह मशवरा के लिए थे ये 40 तुर्क सरदार। इन्हें क्या कहा? तुर्कान ए चहलगामी। पूछते हैं तुर्कान ए चहलगामी पद का गठन किसने किया? तो ये किया था इल्तुतमिश। अगला देखते हैं, इसने शुद्ध अरबी सिक्का चलवाया। अरबी सिक्का, इसने शुद्ध अरबी सिक्का चलवाया, और ये अरबी सिक्का 2 प्रकार का था, चांदी और तांबा। ठीक है, तो चांदी और तांबा। ठीक है, चांदी का था टका, ठीक है, और तांबे का था जीतल। चांदी कौन सा था? टंका। ठीक है, तो इसने 2 प्रकार के क्या चलवाए? सिक्के चलवाए। एक चांदी का चलवाया, एक तांबे का। अरबी नाम चलवाए, तो अरबी सिक्का चलवाया, और 2 थे, वो कौन कौन से? एक चांदी का टका और तांबे का जीतल। तांबा मतलब कॉपर, चांदी मतलब सिल्वर। तो 2 प्रकार के इसने सिक्के चलवाए। किसने चलवाए? इल्तुतमिश ने। पूछते हैं, इसके अलावा दिल्ली में कुछ अमीर होते थे, जहाँ पर ये शासन करते थे, तो दिल्ली में अमीर होते, अमीर मतलब जो पैसे से ज़्यादा अमीर थे या जिनका वर्चस्व होता था। ये 40 तो सरदार अलग थे, ये दिल्ली में कुछ बड़े बड़े बुजुर्ग होते थे या जो सीनियर होते थे, उन्हें अमीर कहा जाता था, आमिर। तो ये इनका वर्चस्व बहुत ज़्यादा था, ये सुल्तान को शासन नहीं करने देते थे। कभी सुल्तान कुछ करता तो ये अमीर बोलते ऐसा मत करो, वैसा मत करो। ठीक है, अब राजा काम करे कि इनको देखे, विरोध करते थे राजा का हमेशा। तो इसने दिमाग लगा, बोले इनके एक काम करो, इन अमीर को साफ कर दो। तो इसने अमीरों का दमन कर दिया, बोले जितने भी अमीर है उनको हम दमन करते, उनको हटा दिया। ठीक है, उनको कहीं कहीं यहाँ वहाँ कर दिया। तो इसने दिल्ली के अमीरों का सर्वप्रथम दमन किसने किया? दिल्ली के अमीरों का सबसे पहले दमन किसने किया? इल्तुतमिश ने। यही अमीर, इसके बाद रजिया सुल्तान आएगी ना, उसको सही से काम नहीं करने देंगे। आगे जाकर बताएंगे आपको। रजिया सुल्तान मतलब वास्तुकला मतलब आर्किटेक्ट। ठीक है, क्या क्या इसने बनवाया? तो इसने 2 मस्जिद इसके नाम से बनवाई इसने, जो फेमस है। एक का नाम है हौजे शमसी और एक का नाम है मदरसा ए मौजी। हौजे शमसी, ठीक है, दूसरी है मदरसा ए हौजे शमसी और मदरसा ए मौजी। ये इसकी वास्तुकला हो गई। वास्तुकला मतलब मस्जिद टाइप की थी इसकी। आर्किटेक्ट न्याय के लिए देखते हैं, तो न्याय के लिए इसने एक न्याय का घंटा लगवाया दिल्ली में। आप पूछेंगे न्याय के लिए कौन प्रसिद्ध है? मुगल काल में था वो था आपका कौन? जहांगीर। तो उसने न्याय की घंटी लगवाई थी, आगरा के किले के बाहर 60 घंटियाँ लगवाई थी। इसने दिल्ली में 1 घंटा लगवाया, न्याय के लिए 1 घंटा लगवाया। इसके अलावा इसने न्याय के लिए आमिर ए दार, एक पद था, एक ऑफिसर था जिसका नाम था आमिर ए दार, ये न्याय के लिए इसने नियुक्त किया। तो ये हो गया आपके इल्तुतमिश के बारे में कंप्लीट हो गया। देखिए अब आपको कैसे इसको याद रखना है, तो पहले देख लीजिए उसके जीवन के बारे में। ठीक है, कैसे ये कौन से युद्ध हुए, कैसे क्या किया, कैसे शासक बना, ये सब देख लीजिए इसको। फिर सेकंड देखते हैं उसके द्वारा किए गए कार्य देख लीजिए। ठीक है, इसके जस्ट नेक्स्ट वाली वीडियो में आपको रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ाएंगे, जो इसकी बेटी रहती है। अब उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा देंगे। इसको आप इतना देख लीजिए। तो आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको लिख लीजिए।